एक संपन्न परिवार में पैदा हुई कविता को कभी किसी चीज से समझौता नहीं करना पड़ा था। वो परिवार में सभी की लाडली थी। अब उसके मांगने से पहले ही शांति और रामलाल लाकर उसके हाथों में सामान रख देते थे। मायके में कविता का अपना एक खुद का कमरा था, जिसे उसने अपनी मर्जी से सजाया हुआ था। अब मायके में शायद कोई ही ऐसा दिन हो जिस दिन कविता की पसंद का खाना न बनता हो। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा और बीतते समय के साथ साथ कविता एक नव युवती बन गई। देखिए जी, हमारी कविता की शादी की उम्र हो गई है। अब आप कोई अच्छा लड़का देखकर बात चलाइए ना। कैसी बात करती हो भाग्यवान? अरे रवि तो हमारी कविता से बड़ा है। पहले तो रवि की शादी होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, कल को पता नहीं कैसी बहू आए। पहले मैं बेटी को विदा करूंगी, तब घर में बहू लेकर आऊंगी। अरे मैं अपनी बेटी की शादी में अपने पूरे अरमान करना चाहती हूँ। दिल खोल कर खर्च करूंगी मैं अपनी बेटी की शादी में। अब पत्नी की जिद के आगे रामलाल की नहीं चलती और वो जल्दी एक बड़े व्यापारी का रिश्ता ढूंढकर कविता के लिए लाता है। देखो कविता की माँ, वैसे तो लड़के ने एमबीए किया हुआ है, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ बिजनेस में ही लगा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ कविता के लिए बात चलाऊं। अरे नेकी वो भी पूछ पूछ। अगर लड़का अच्छा है तो बात चलाइए। अच्छे रिश्तों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वैसे तो उसके लिए लड़कियों की कोई कमी तो होगी नहीं। अब शांति की बात सुनकर रामलाल जल्दी ही दीपक के लिए अपनी बेटी कविता की बात चलाता है और फिर बहुत ही जल्द दीपक की शादी बड़े ही धूमधाम से कविता के साथ हो जाती है। अब शांति और रामलाल ने तो बहुत ही खोजबीन कर ढूंढ डांड कर बड़े ही संपन्न परिवार में अपनी बेटी को विदा किया था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। फिर शादी के कुछ दिन बाद न जाने शिवा भैया और भाभी को क्या हो गया है। जब से हमारी शादी हुई है, भैया और भाभी ने बंटवारे की जिद पकड़ ली है। मुझे भैया भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आप दोनों तो मिलकर पापा का ही बिजनेस चलाते हो ना, तो बंटवारा कैसे होगा? इसी बात की तो चिंता है कविता। पापा नहीं चाहते कि वो अपने खून पसीने से खड़े किए हुए इस बिजनेस के दो टुकड़े करे, लेकिन इस बात को भैया समझना ही नहीं चाहते। वैसे तो पापा मना ही कर रहे हैं, लेकिन लगता है भैया की जिद के आगे पापा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। अब काफी कहने के बाद जब किशन नहीं मानता है तो अपने बड़े बेटे किशन की जिद के आगे रामलाल अपने बिजनेस का 3 हिस्सा लगा देते हैं और अपने दोनों बेटों से अलग रहने लगते हैं। पापा, आपने भैया के साथ रिश्ते खत्म कर दिए। ये वजह मुझे समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने ही घर का बंटवारा करने के लिए कहा था। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं चाहा कि घर के बिजनेस के दो टुकड़े हों। तो आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और मिलकर बिजनेस करेंगे। अरे नहीं बेटा, बड़े के तेवर देखकर तो मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद बेटों का संसार बदल जाता है। फिर माता पिता के साथ रहना उनके लिए बंधन महसूस होता है। कल तक तो बड़ा बेटा भी मुझे पापा पापा कहकर आगे पीछे घूमता था, लेकिन आज उसके तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कैसी बगावत पर उतर आया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। किशन मेरी ही औलाद है। इससे पहले कि तेरे भी तेवर बदल जाएं, इसलिए मैंने तुझे भी अलग कर दिया। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता हूँ। बेटा, जिस दिन ये हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, उस दिन मैं किसी वृद्धाश्रम में जाके एडमिट हो जाऊंगा। लेकिन अब ये कलह और टेंशन मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। अब रवि अपने पापा को बहुत समझाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थे। अब वो अपने दोनों बेटों का बिजनेस, घर सब कुछ अलग करके वो खुद भी दोनों बेटों से अलग रहने लगे। अब पिता से अलग होने के बाद रवि अपनी बिजनेस में जान फूंकने पर तुला हुआ था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन न जाने बिजनेस को किसकी नजर लगी थी कि फिर भी न जाने बिजनेस दिन प्रतिदिन घाटे की तरफ क्यों जा रहा था।
अब तो कविता भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे माफ कर देना कविता। मैं नहीं जानता था कि शादी के बाद हमारे ऐसे दिन बदल जाएंगे और मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखूंगा, लेकिन मैं तो एक मिडिल क्लास के घर जैसी सुविधा भी तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। हमारा बिजनेस इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी न जाने क्यों आगे बढ़ता ही नहीं है। अब दिन प्रतिदिन केस खराब होता जा रहा है। मैंने अपना गाड़ी घर बंगला सब बेचकर इस बिजनेस में लगा दिया कि जब हमारा बिजनेस ठीक ठाक चलने लगेगा तो हम सब छोड़ डालेंगे। लेकिन अफसोस, आज हमारे पास न रहने के लिए छत बची, ना तो हमारा आज अच्छा है और ना कल का ठिकाना। हमें तो लगता है हमें अपना बिजनेस बेच देना चाहिए और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें। हम मम्मी पापा के साथ उसी घर में रहेंगे। ठीक है रवि, आप पढ़े लिखे हैं, हमें लगता है कि आपको एक अच्छी नौकरी जरूर और जल्दी मिल जाएगी। रवि जी, हमारा आज अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल हमारा जरूर अच्छा होगा। अब पत्नी कविता को साथ लेकर रवि अपने माँ पापा के घर पहुँच जाता है। बेटा, तुम्हारे और रवि के यहाँ रहने से हमें कोई ऐतराज नहीं है बेटा, बस अब पहले जैसी बात नहीं रह गई। बेटा, जब से पापा जी ने बिजनेस को अलग किया है ना, आमदनी तो बस नाम की रह गई है। जाने बिजनेस को किसकी नजर लग गई है। अब तो हमने घर से नौकरों को भी हटा दिया है। खाना और साफ सफाई का काम तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। हम मम्मी पापा के साथ रहने आ गए तो इससे हमें लगने लगा कि उनका खर्चा बढ़ गया, इसलिए हमारे आते ही उन्होंने नौकरों को भी हटा दिया। अब वो चाहती हैं कि खाना और घर का सारा काम मैं करूं। आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर का काम करने की आदत नहीं। किशन जी, मेरे मायके में भी नौकर लगे हुए हैं। मेरे यहाँ 4 नौकर हैं। कभी मैंने पानी का गिलास भी यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं रखा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप 4 नौकर लगवा, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो काम वाली रखी जा सकती है ना। देखो कविता, इसमें कोई रोक टोक करने वाली बात नहीं है। अभी हमें यहाँ सिर्फ अपना समय काटना है। फिर मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिलेगी मैं एक अलग मकान ले लूंगा किराए पर, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब कविता को सास का बात बात पर रोकना टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब उसे बात बात पर यही महसूस होता था कि वह कितने बड़े घर की लड़की है और यहाँ कैसे रहेगी। कविता, मुझे नौकरी का ऑफर मिला है। मुझे पुणे से नौकरी का ऑफर आया है, लेकिन फिलहाल मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं पुणे ले जाकर अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर सकूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अब तो बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम मम्मी पापा के साथ यहाँ इसी घर में रहो और या फिर अपने मायके चली जाओ। देखो रवि, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और ससुराल में सबसे बड़ा सपोर्ट औरत का उसका पति ही होता है। अब ऐसे में आप भी यहाँ नहीं रहोगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। और मम्मी के यहाँ सारी सुख सुविधा है। अब आपको तो पता है ना कि माँ जी अब मुझे छोटी छोटी बातों पे बस रोक टोक करती रहती। मैं ऐसा करती हूँ, अपने मायके ही चली जाती हूँ। फिर जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो हम तुम्हारे साथ सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूँगा। जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। वैसे भी इस समय हम लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम क्या करें। अब पति के पुणे चले जाने के बाद कविता भी अपने मायके चली जाती है। अब कविता शादी के बाद एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के नाते बहुत ही कम, मुश्किल से 1 या 2 दिन अपने मायके में रुकती थी। लेकिन अब वो अपने मायके ज्यादा दिन के लिए रहने जा रही है और वो सोच रही है कि उसका भव्य और जोरदार स्वागत होगा। तो क्या ऐसा होगा? देखिए कहानी के अगले भाग में।